मिदनापुर की लड़ाई बेहद दिलचस्प लड़ाई है अगर हम बंगाल के चुनाव की बात करें, क्योंकि पूर्व मिदनापुर में है। यहाँ आज ममता दीदी अपने 3 दिन के दौरे हैं, 3 दिन तक वो यहीं रहेंगी। अलग अलग दिन 3 रैलियां संबोधित करेंगी। ये पहली रैली थी जो इगरा विधानसभा में थी। पूर्व मिदनापुर की ये विधानसभा है जो टीएमसी के पास है। लगातार इस इलाके को अगर हम देखते हैं तो ये टीएमसी का एक समय गढ़ भी था कि 16 में से 13 सीटें टीएमसी के पास रही हैं। लेकिन उस वक्त शुभेंदु ममता के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और यहाँ शुभेंदु का परिवार यानी अधिकारी परिवार ही यहाँ के राजनीतिक चीज़ों को तय कर रहा था। 70 के दशक से इस पूरे मिदनापुर के इलाके में वो परिवार बहुत प्रभावी है। अगर हम यहाँ आज की रैली की बात करें तो रैली ठीक ठाक भीड़ थी। उसमें ममता दीदी को यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट है। उन्होंने मंच से कहा भी उन लोगों के लिए कि किस तरह से उनके परिवार की तरफ इशारा किया। उनसे पहले तमाम लोगों ने गद्दार की परिभाषा के साथ उनको परिभाषित किया। इस पूरे हिस्से को अगर हम देखते हैं तो ये आज भी ये माना जाता है कि अधिकारी परिवार का यहाँ प्रभाव है। लेकिन ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर उनको इस पूरे इलाके में मिदनापुर में अपने आप को बचाना है, अपनी पार्टी को यहाँ बचाना है, तो उनको खुद उतरना पड़ेगा। और ये लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सिर्फ जीत हार की लड़ाई नहीं। ममता जानती है कि अगर यहाँ ये लंबी लड़ाई में वो यहाँ मात खाती हैं, क्योंकि नंदीग्राम इसी डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। नंदीग्राम यहीं की विधानसभा है। आज वो तामलुक में जो कि वहाँ का मुख्यालय है वहाँ भी सभा करेंगी। इनके लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक चैलेंज है इस वक्त, जिससे ममता बनर्जी जूझ रही हैं। ममता बनर्जी ने आज पूरे अपने जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो को यहाँ उन्होंने पढ़ा, लोगों के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने बताया किस तरह से किसानों को जो है 6,000 की बजाय 10,000 मिलेंगे, किस तरह घर की बड़े बूढ़ों को वो पैसा देंगी। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं को बताया। आज उन्होंने बीजेपी पर लगातार जिस तरह वो हमला बोल रही है उस तरह किया, और आज चंडी पाठ के साथ हर हर महादेव के लिए भी उन्होंने यहाँ ऊपर से पाठ किया। ये लगातार है, वो बार बार ये कह रही है कि इस समय बीजेपी को हराना है, एक भी वोट नहीं देना है। ये भीड़ के लिहाज से ठीक लगता है, लेकिन कल जब बराबर में ही खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो उस वक्त फिर उनकी बातचीत के बाद ये लगेगा कि आज शाम तक जो ममता दीदी अलग अलग मंचों पर अपने लिए एक राजनीतिक लड़ाई का मैदान तैयार कर रही होंगी, जो आज वो बोलेंगी, जैसे उन्होंने बीजेपी में डाका, लूट और खून, बीजेपी के तून बून, इस तरह के जो नारे मंच पर से दिए हैं, उन सब का जवाब भी लगता है कि सुनने को मिलेगा। क्योंकि कल जिस तरह से खेला होबे के नारे को प्रधानमंत्री ने, खेला होबे सुशासन होबे, खेला नहीं होबे सुशासन होवे, हॉस्पिटल होवे, विकास होवे, रोजगार होवे, इस तमाम के चीज़ों के साथ उस नारे को बदलने की कोशिश की। लेकिन ममता बनर्जी आज भी लगातार अपने जितने उनके समर्थक थे उनसे उन्होंने खेला होबे का नारा भी लगवाया। एक और लाइन यहाँ जो पिछले कुछ दिनों से आपको दिख रही है वो ये है कि ये 12% वोट जो कांग्रेस और लेफ्ट का बचा हुआ है, जो कि लोकसभा चुनाव में उन दोनों का मिला के कंबाइन वोट था, उसमें अब इस गठबंधन में आईएसएफ भी जुड़ता है। इस वोट बैंक पर दोनों की निगाहें, चाहे आप बीजेपी कहिए चाहे आप टीएमसी कहिए। इसीलिए ममता बनर्जी हर मंच पर कह रही है कि टीएमसी और कांग्रेस जो है और आईएसएफ का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, लगातार बीजेपी के साथ मिला हुआ गठबंधन है। हालांकि आज ममता बनर्जी तमाम धर्मों की उन्होंने प्रार्थना की, ऊपर से उन्होंने बताया, लेकिन वही चंडी पाठ उन्होंने उसी तरह शुरू किया। यानी इस पूरी अगर पॉलिटिकल लड़ाई को देखते हैं ये बेहद दिलचस्प होती जा रही है। यहाँ 16 विधानसभाएं सीट हैं, जिनके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि यहाँ किसको बढ़त मिलेगी, ये भी है कि ममता बनर्जी मिदनापुर के इस चक्रव्यूह से अपने आप को निकाल पाएंगी कि नहीं। क्योंकि जिस तरह का चक्रव्यूह बीजेपी ने उनके लिए रचा है और उनके इस इलाके में जो उनका चेहरा थे, जो उनकी पार्टी का काम धाम करते थे, और 70 के दशक से ही जो कांग्रेस में यहाँ जिस परिवार ने यहाँ अपनी एक पूरी पकड़ बनाई, अपनी ज़मीन तैयार की, वो यहाँ उनके साथ नहीं है। यानी ममता बनर्जी को आप मंच पर देखते हैं तो आपको लगता है कि उनकी भीड़, उनका कनेक्ट उनके साथ बरकरार है, उनके समर्थक उनके साथ उनके हर एक बातचीत पर ताली बजाते हैं, नारे लगाते हैं, और ममता दीदी चाहिए, उनको सिर्फ ममता दीदी चाहिए, उसी नारे के साथ वो लगातार लगे रहते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे लगातार मंच पर जैसे कि ममता बनर्जी अकेले चेहरे के तौर पर हैं, वो वही उन्हीं के साथ कनेक्ट है जनता का। और यहाँ मिदनापुर में उनके लिए और भी दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो बना हुआ स्ट्रक्चर था वो पूरा का पूरा शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी, शुभेंदु उनके भाई अधिकारी के पास है। यानी जो
यहाँ का स्थानीय जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पार्टी का और जो पूरा का पूरा ढांचा था, वो अधिकारी बंधुओं के साथ जाता है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी लोकप्रियता के सहारे इस पूरी चीज़ को पलटने में है। वो चाहती हैं कि मिदनापुर से उनका सीधा संवाद हो। इस दौरान जो अधिकारी बंधुओं ने जो इस पूरे इलाके में टीएमसी के एक चेहरे के तौर पर वही लोग यहाँ रिप्रेजेंट होते थे। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री थी, उनकी लोकप्रियता का जो है पूरा काम उनको लगता था, लेकिन जो चेहरा थे, टीएमसी का चेहरा थे, वो तमाम अधिकारी बंधु थे जो अब उनके साथ नहीं है। और बीजेपी की इस रैली में, शायद प्रधानमंत्री के साथ रैली में, कांथी की रैली में, उनके पिता भी यहाँ से तृणमूल कांग्रेस से साथ छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि समर्थक कितनी तेज़ी से अपने आप को एडजस्ट करते हैं नई परिस्थितियों में। वो किसी भी पार्टी के लिए होता है। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी यहाँ ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट थे, तब तक वो बहुत ताकतवर और जनता से जुड़े हुए नेता और तमाम ऐसे विशेषणों से नवाजे जाते रहे। लेकिन आज अगर आप किसी भी समर्थक से पूछेंगे तो वो एकदम साफ बताएगा कि वो एक गद्दार हैं, उन्होंने पार्टी को तोड़ा है और वो पार्टी से अलग हट के गए हैं। और वो लोग सिर्फ ममता बनर्जी के लोग हैं। इनका कहना यह है कि सिर्फ वो ममता बनर्जी के लिए चाहते हैं और शुभेंदु यहाँ कुछ नहीं है और शुभेंदु बुरी तरह हारेंगे। किसी ने कहा कि वो 1 लाख से हारेंगे, किसी ने कुछ कहा। लेकिन ये पूरी रैली यहाँ से जो 3 दिन का है मिदनापुर की तरफ, लगता है कि जैसे एक रणनीति थी, जैसे एक चक्रव्यूह था, उससे निकलने की दीदी खुद ही मैदान में है और उन्हीं को उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। इस पूरे मिदनापुर के इस इलाके में हम लोग यहाँ एगरा विधानसभा में एक और बड़ी बात, जो हालांकि चुनाव के वक्त इस तरह की चीज़ें किस तरह से पूरे देश में कोरोना का दोबारा से प्रभाव पूरा बढ़ने लगा है और पूरे देश में उसके मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन एगरा विधानसभा में इसका एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ के विधायक की मृत्यु, जो तृणमूल कांग्रेस के समरथ दास, उनकी मौत पिछले साल अगस्त में यानी कोरोना के चलते हुई थी, जिसमें उनको किडनी और तमाम बीमारियों के चलते उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ किसी भी आदमी के चेहरे पर मास्क नहीं देखेंगे। कोई मास्क यहाँ लगा कर नहीं आया, चाहे वो सिक्योरिटी के लोग हों, चाहे वो तमाम लोग हों। खासतौर से ममता दीदी खुद मास्क लगाई हुई थी, लेकिन उनके समर्थक भी मास्क लगाने से परहेज़ कर रहे थे। किसी के चेहरे पर भी आपको मास्क नहीं दिखाई देता। ये स्थिति ऐसी है जो हो सकता है कि चुनाव इसके बाद फिर से बदलाव में आएगा, चुनाव फिर 5 साल बाद आएगा। लेकिन अगर कोरोना के चलते जो बीमारी फैली, उसमें कुछ लोग अगर गायब हुए और जो जिनको कभी दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो वो कभी नहीं लौटेंगे। ऐसे माहौल में कम से कम मुझे लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनके नेताओं को मंच से कहना चाहिए। जब समर्थक उनकी इतनी बातें मानते हैं तो शायद ये बात भी माने कि वो मास्क लगा कर आए। हालांकि मास्क की बातें सिर्फ हवा में हैं। अगर आप सिक्योरिटी सर्विस के लोगों को भी देखेंगे तो उनके भी चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। हम लोग यहाँ पूरी इस रैली को अगर आप गौर से देखेंगे, भीड़ थी, तमाम लोग थे, लेकिन कोरोना के लिहाज से बेहद सेंसिटिव इलाके में भी आप अगर इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि ये किस तरह की एक लड़ाई है जिस पे कोई भी गंभीर नहीं हो सकता है अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वो हासिल भी कर ले, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो। लेकिन इसमें अगर वो बीमारी फिर से महामारी बनकर यहाँ हिस्सों में फैलती है तो इसका जवाब शायद उनमें से किसी के पास नहीं होगा। और समर्थकों को इस बात की शायद परवाह भी नहीं है, क्योंकि वो अपने नेताओं के लिए अपनी जान, अपने सब कुछ दांव पर लगाते हैं। उनको जो उम्मीदें मिलती हैं वो अपने नेताओं से मिलती हैं। तो इसी उम्मीद के बीच में कि ये लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है, हम लोग अब मिदनापुर से आगे की तरफ चलते हैं और कल खड़गपुर के में मिलते हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही है कि वो फिर से अपने तमाम समर्थकों को ममता दीदी के इन नए आरोपों का, इन नए जो सवाल खड़े किए उनका जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट